बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी इसे कहा जाता है, रदरफोर्ड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कहा जा सकता है इसको। तो रदरफोर्ड ने लास्ट टाइम हमने देखा कि 1900 के अंदर डाल्टन ने काम स्टार्ट कर लिया एटम के ऊपर। जब एक चीज़ चल पड़ी तो उसके बाद रदरफोर्ड ने भी इसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन दी। रदरफोर्ड ने ये देखने के लिए कि जो एटम है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को फाइंड करने के लिए रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। इसने जब काम किया रदरफोर्ड ने तो वो 1911 का टाइम था। 1911 में इसने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करते हुए इसने जो चीज़ें यूज़ की हैं उसके अंदर एक थिन गोल्ड फॉइल थी जिसकी जो मेजरमेंट है वो आती है 0.0004 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बिल्कुल पतली सी गोल्ड फॉइल ली, उसको कवर कर दिया जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसेंट स्क्रीन के साथ या फोटोग्राफिक प्लेट के साथ। दिस इज जिंक सल्फाइड। ठीक है, सामने इसने एक रेडियो एक्टिव सोर्स रख दिया जो कि पोलोनियम मेटल लिया गया। पोलोनियम मेटल को लिया गया जो कि रेडियो एक्टिव है और रेडिएशंस इमिट करता है, लेकिन इन रेडिएशंस को सिर्फ एक साइड पे मूव करने के लिए इसको एक चैम्बर में बंद कर दिया विच वाज मेड ऑफ लेड। लेड के एक चैम्बर में इनको बंद कर दिया। अब पोलोनियम मेटल रेडियो एक्टिव है तो ये रेडिएशन इमिट करती रहेगी। ये रेडिएशन इमिट करेगी तो यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर आकर इसकी डिटेक्शन होती जाएगी। एक्सपेरिमेंट के अंदर जो यहाँ पे जो लेड का बॉक्स रखा गया, चैम्बर रखा गया, उसका मकसद ये है कि यहाँ से जो रेडिएशंस आएंगी वो डायरेक्ट गोल्ड फॉइल को हिट करेंगी, ना कि दाएं बाएं आगे पीछे जा सकेंगी। यहाँ से अब उसकी जो एक्सपेरिमेंट है उसने क्या किया कि ये जो पोलोनियम मेटल है यहाँ से 20,000 अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया इस गोल्ड फाइल के ऊपर। इस गोल्ड फाइल पे 20,000 अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट हुई तो ये देखा गया कि यहाँ पे सामने बिल्कुल यहाँ पे जो डिटेक्शन हुई वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, कुछ जो यहाँ से ये हुआ कि जो 19,990 अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे चले गए इन स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन नहीं हुई उनकी। फिर कुछ देखिए, इन 20,000 को इस फिगर को माइनस करें तो 10 का डिफरेंस आता है। इन 10 में से 8 जो हैं वो कुछ स्मॉलर एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, इधर उधर मुड़ के 8 अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड और बाकी जितने दो रह गए अल्फा पार्टिकल 0.2, तो ये अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, दीज वर बाउंस्ड बैक। ये तो उसकी ऑब्जर्वेशंस थी, दीज वर ऑब्जर्वेशंस। एक्सपेरिमेंट उसने कर दिया, पूरा अपरेटस सेट कर दिया। उसके बाद 20,000 अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार किया जिसके अंदर 19,990 जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव हो गए, 8 डिफ्लेक्ट हो गए और 2 जो है वो बाउंस बैक हो गए। अब उसने जो कंक्लूजन दी, ठीक है, कंक्लूड क्या किया, कंक्लूजन ये थी कि जो बिल्कुल यहाँ पे सीधा अल्फा पार्टिकल जो कि गोल्ड फाइल से डायरेक्ट फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जाके डिटेक्ट हुए, इसका मतलब ये है कि एटम जो है वो अंदर से एम्प्टी है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो 8 अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं इसका मतलब ये है कि देयर इज द पॉजिटिव पोर्शन इन द एटम। ठीक है, पॉजिटिव पोर्शन इज प्रेजेंट इन द एटम जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हुए हैं। अब डिफ्लेक्ट होने की के दो हमारे पास यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि अगर डिफ्लेक्शन, चूँकि अल्फा पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, दीज आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है इनके ऊपर, और न्यूक्लियस के ऊपर भी डबल पॉजिटिव, ये जो अंदर न्यूक्लियस इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। डिफ्लेक्शन क्यों हुई, क्योंकि सेंटर में पॉजिटिव पोर्शन है। अब यहाँ से ये बताया जा रहा है कि अगर तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव पोर्शन के जितने करीब से, जितना उसके करीब आकर टच करेंगे उतना ही दूर धकेले जाएंगे, बड़े एंगल पे, लार्ज एंगल पे।
जाके डिफ्लेक्ट होंगे, और जो पॉजिटिव पोर्शन के करीब आके टच करेंगे वो उतना ही छोटा एंगल बनाएंगे, और जो बिल्कुल टच नहीं करेंगे वो सीधे गुजर जाएंगे, उनके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। और जो दो अल्फ़ा पार्टिकल्स बाउंस बैक हो गए वो इसलिए हुए कि जो सेंटर में जो पॉजिटिव पोर्शन है उसके साथ डायरेक्ट आके अल्फ़ा पार्टिकल जब टच हुआ, हिट हुआ, तो वो आगे ना गुजर सका, बल्कि स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हुई और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते में वापस चला गया। ठीक हो गया। कंक्लूजन ये है कि सेंटर जो एटम का मोस्ट पार्ट है वो एम्प्टी है, और इसके अंदर एक पॉजिटिव पोर्शन है जिसकी वजह से रिपल्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो रिपेल हो रहे हैं। इसी को बेस बनाते हुए जो रदरफोर्ड है उसने कुछ पास्टुलेट्स, कुछ मेन पॉइंट्स सामने लाए हैं। इन पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो हमारे पास एटम जो है इसके ऊपर क्या है, दिस इज़ द पॉजिटिव, पहला पॉइंट आता है। फर्स्ट पॉइंट्स, बल्कि इसको लिख देते हैं मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स के अंदर क्या चीज़ आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एटम के अंदर पॉजिटिव सेंट्रल पोर्शन होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, दैट इज़ द पॉजिटिव पोर्शन विच कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। दूसरी बात ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व हो रहे हैं। थर्ड बात ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं उनको सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती है न्यूक्लियस के गिर्द, सेंट्रल पोर्शन के गिर्द रिवॉल्व करने के लिए। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, देखिए फर्स्ट पॉइंट हम रदरफोर्ड का ये बताया गया है कि इसके अंदर एटम के अंदर एक पॉजिटिव पोर्शन होता है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कंसिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द हाई स्पीड के साथ रिवॉल्व करते जा रहे हैं, मींस कि ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द यूं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है। फिर ये बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर सारे मूव तो कर रहे हैं, लेकिन इनके और इनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स इसको रिक्वायर्ड होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही होती है इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के अंदर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से। न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ एटम, और बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो एम्प्टी होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये बताया गया कि एटम जो है दिस इज़ न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल पार्टिकल होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम के अंदर हमेशा बराबर होते हैं। अगर 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो 5 ही प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और यूं जो है वो एटम न्यूट्रल आ जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो मैस और एनर्जी होती है, मैस एंड एनर्जी का अगर हम इसको कह दें कि पावर हाउस है तो ये भी गलत नहीं होगा। दिस इज़ द पावर हाउस ऑफ पावर हाउस फॉर द mass एंड द एनर्जी ऑफ द एटम। मेन पास्टुलेट्स को एक दफ़ा देख लेते हैं। मेन पास्टुलेट्स के अंदर फर्स्ट आता है कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव पोर्शन होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं एटम के अंदर जो कि न्यूक्लियस के गिर्द, जो कि सेंट्रल पोर्शन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं हाई स्पीड के साथ। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द हाई स्पीड के साथ रिवॉल्व करते हैं तो उनको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, और ये फोर्स उनको कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वहाँ से मिलती है। फिर ये कहा जाता है कि जो एटम है उसका अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा स्पेस एम्प्टी होती है। एटम न्यूट्रल पार्टिकल है, मींस के न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए एटम चार्ज पार्टिकल नहीं आता बल्कि न्यूट्रल पार्टिकल आता है। और मास और एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है।
ये था तो बहुत बड़ा काम, मतलब उस टाइम के ऊपर ये चीज़ देखना, इस चीज़ को सामने लाना। लेकिन इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं, उन ड्रॉबैक्स को देख लेते हैं कि क्या चीज़ें थी जो रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर ड्रॉबैक के तौर पे साबित हुई। एक तो ये कि जिसको हम डिफेक्ट्स कह देते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड इकोनॉमिक मॉडल। क्या डिफेक्ट आता है कि इसने जो अपना जो एटम का की स्ट्रक्चर थी उसको प्लेनेटरी सिस्टम के साथ, मींस के जो कि सोलर सिस्टम है उसके साथ कंपेयर किया। अब सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर करते हुए यहाँ पे इसने लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन को सहारा बनाया, जो कि सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं टू द न्यूट्रल बॉडीज़। जबकि यहाँ पे जब एटम की बात की जाती है, एटम की स्ट्रक्चर की बात की जाती है, तो एटम की स्ट्रक्चर में ज़ाहिर सी बात है दिस इज़ सेंट्रल न्यूक्लियस विच हैज़ द प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडीज़ हैं, जिसकी वजह से ये एक ड्रॉबैक क्रिएट होता है कि ये मोशन और ग्रेविटेशन के जो लॉज हैं वो सिर्फ न्यूट्रल बॉडीज़ पे एप्लीकेबल होते हैं। फिर ये बात कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, तो इनको ये एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और इनको न्यूक्लियस के गिर जाना चाहिए, जिससे एटम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मींस कि एटम इज़ अनस्टेबल। ये एक अनस्टेबल तो प्रूव कर रहा है ये चीज़ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल हो जाए, इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू, इसको बिल्कुल ऐसे ले लें जैसे एक बंदा है, वो काम कर रहा है या वो चलता जा रहा है, उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो शाम तक उसमें स्टेमिना होगा, लेकिन वो रात भी चलेगा, अगली सुबह भी चलेगा, तो उसकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आखिरकार वो कहीं ना किसी जगह पे बेहोश होकर गिर जाएगा अगर वो कुछ खाए पिएगा नहीं। तो यही हिसाब यहाँ पे हम एटम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन के हिसाब से समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है जो कंटिन्यूसली एटम के गिर्द रिवॉल्व कर रहे, ठीक है, चक्कर लगाता है। तो आखिरकार इसकी एनर्जी एक टाइम पे ख़त्म होकर इसको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा, तो ये ड्रॉबैक आ गया। फिर एक चीज़ और सामने आती है कि जब भी कोई काम हो रहा होता है तो वहाँ पे एनर्जी इमिट हो रही होती है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है। तो यहाँ पे जो हमें स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए वो होना चाहिए कंटिन्यूस। देखिए, हम ये कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगा रहा है, वो ठहर नहीं रहा, मुसलसल चल रहा है, जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, सारे सितारे सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, वो ठहर नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगा रहा है। तो जब चक्कर मुसलसल लगा रहा है तो जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए। स्पेक्ट्रम क्या होता है? दिस इज़ द बीम ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे एक प्रिज्म है, उसमें से एक लाइट गुजरती है तो वो आगे डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रम। अब जब इलेक्ट्रॉन मुसलसल गर्दिश कर रहा है, कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या हमें होता है, लाइन स्पेक्ट्रम एक्चुअली मिलता है। एक्चुअल हमें जो चीज़ मिलती है दिस इज़ लाइन स्पेक्ट्रम, नॉट द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो ये भी एक ड्रॉबैक आ जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर कोई भी हमें नहीं मिलती केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता है रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अंदर हम कुछ ड्रॉबैक्स देख रहे हैं। वो ड्रॉबैक ये है कि इसने सोलर सिस्टम या प्लैनेटरी सिस्टम के साथ अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया है और यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन यूज़ किए जो सिर्फ चार्ज बॉडीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। दिस इज़ द ड्रॉबैक। बाद में ये चीज़ें सॉल्व हो गई, लेकिन फिल वक्त इसने जो बताया उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें ड्रॉबैक के तौर पर आती हैं। दूसरा ये कि एटम जो है
उसके अंदर न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते जा रहे हैं। जब कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो एनर्जी इमिट कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, मुसलसल दे रहे हैं, देते ही जा रहे हैं। तो उनकी आखिरकार एनर्जी ख़त्म हो जानी चाहिए और उनको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए और एटम को तबाह हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये भी एक ड्रॉबैक आ गया। इसके अलावा यहाँ पे ये भी ड्रॉबैक आता है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनता बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम बन जाता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एटम के बारे में भी कोई भी कंक्लूजन, कोई भी हिंट जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं मिलता है।